सोचिए, झारखंड के घने जंगलों में एक ऐसा सिस्टम छिपा हो जो शायद भारत के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक था। आज हम इसी प्राचीन और एकदम अलग व्यवस्था के राज खोलेंगे। तो ये सवाल जरा दिमाग में रखिए, क्या वाकई भारत का पहला रिपब्लिक किसी जंगल में जन्मा था? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले झारखंड के मुंडा लोगों को समझना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब है और इनका जमीन से जो रिश्ता है ना, वो बहुत गहरा है। उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका कल्चर, सब कुछ उनकी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। और अगर उनके राजकाज के तरीके को समझना है तो पहले उनके समाज को समझना होगा। इसकी जो नींव है ना, वो 3 बहुत ही पवित्र जगहों पर टिकी हुई हैं। यही उनके जीवन का, उनकी पूरी कम्युनिटी का आधार है। पहला है सराना। अब ये मत सोचिए कि ये बस कुछ पेड़ों का झुंड है, नहीं, ये गांव के ग्राम देवता का घर है। यहीं से उनकी सारी पूजा पाठ और कह लीजिए आध्यात्मिक जिंदगी चलती है। फिर आती है दूसरी जगह, अखड़ा। इसको गांव का सोशल और पॉलिटिकल हब समझ सकते हैं। पंचायतें भी यहीं बैठती हैं, फैसले भी यहीं होते हैं, और जब कोई त्योहार होता है ना, तो पूरा गांव यहीं इकट्ठा होकर नाचता गाता है। और तीसरा है शासन, यानी उनका कब्रिस्तान। यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स दिखते हैं, जिन्हें शासन दीरी कहते हैं, वो सिर्फ कब्रों के निशान नहीं हैं। असल में ये वो कड़ियाँ हैं जो आज की पीढ़ी को उनके पुरखों से, उनके इतिहास से जोड़ती हैं। तो इन्हीं 3 जगहों से, उनकी संस्कृति से, उनके पूरे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर निकल कर आता है। आइए देखते हैं कि ये बना कैसे था। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो एक शब्द में छिपी है, खुट। इसका मतलब होता है परिवार या वंश। और कमाल की बात यह है कि जिन परिवारों ने जंगल साफ करके जमीन को रहने लायक बनाया, उनके बसाए गांव खुटकट्टी कहलाए। मतलब ये परिवार की जमीन है। अब इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल था। देखिए, परिवार मिलकर बनाते थे हातू, यानी एक गांव। फिर कई गांव मिलकर बनाते थे एक पट्टी, और फिर कई पट्टियों को मिलाकर बनता था एक पड़ा, मतलब एक तरह का फेडरेशन। तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन इसे चलाता कौन था? चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम के मेन पिलर्स से। देखिए, गांव के लेवल पर 2 मेन लीडर होते थे। एक था मुंडा, ये था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब लगान इकट्ठा करना, छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, ये सब इसके काम थे। और दूसरा था पाहन, ये था धार्मिक गुरु, जिसकी जिम्मेदारी थी पूजा पाठ और त्योहारों को संभालना। और अब आती है एक बहुत ही मजेदार बात। जो पढ़ा राजा होता था ना, वो अकेला राज नहीं करता था, उसका अपना एक पूरा कैबिनेट था। आप सोच भी सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री की तरह एक दीवान था, वाइस प्रेसिडेंट जैसा एक ठाकुर, और तो और आज के जमाने के वकील की तरह एक लाल भी था। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यही वो बात है जो इस सिस्टम को इतिहास में एक अलग ही जगह देती है। अच्छा, इस कैबिनेट में जो पद थे, जैसे दीवान, ठाकुर, पांडे, इनमें से ज्यादातर पद हेरिडिटरी थे, मतलब पिता के बाद बेटे को मिलते थे। एक तरह की परंपरा थी ये। लेकिन इस पूरी परंपरा में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था। एक ऐसा पद था जो इस नियम को नहीं मानता था। और यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। इनका जो सबसे बड़ा लीडर था, पढ़ा राजा, वो खानदानी नहीं होता था, उसे चुना जाता था। जी हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। राजा कौन बनेगा, ये लोग तय करते थे चुनाव से। तो यही सारी चीजें मिलकर इसे एक एंशिएंट रिपब्लिक, एक पुराना गणराज्य बनाती हैं। सोचिए, पहला सबसे बड़ा लीडर चुना जाता था। दूसरा, राजा हो या उसके मंत्री, कोई सैलरी नहीं लेता था, सब अपनी मर्जी से सेवा करते थे। और तीसरा, ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के सहयोग पर चलता था, एक सहकारी व्यवस्था थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम अब बस इतिहास की किताबों में रह गया है, या आज भी इसकी कोई वैल्यू है? चलिए देखते हैं कि ये अतीत आज के प्रेजेंट से कैसे टकराता है। देखिए, आज झारखंड में 2 सिस्टम एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ है मुंडाओं का ये पारंपरिक सिस्टम जो कल्चर और आपसी सहयोग पर टिका है, और दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न पंचायती राज जो संविधान के हिसाब से चलता है। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही आज का सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और शायद सबसे बड़ा मौका भी। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम इस पुराने सिस्टम की समझदारी से सीखकर अपने आज के गवर्नेंस के तरीकों को और बेहतर नहीं बना सकते?
क्या पता इसका जवाब हमें आज भी झारखंड के उन्हीं जंगलों में मिल जाए।